नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व, उत्पादन की पद्धति, उत्पादन करने की व्यवस्था, उत्पादन के साधन आदि बातों में हमने विचार किया। अभी और एक पक्ष का भी विचार करना चाहिए, वह है हम किन बातों का उत्पादन करें। जब व्यक्ति केंद्री, अर्थ केंद्री ऐसी समाज व्यवस्था होती है, तब किस पदार्थ का उत्पादन करना, कितना करना, कब करना आदि बातों का निर्धारण व्यक्ति करता है। व्यक्ति उसमें अपनी स्वतंत्रता मानता है और समाज भी कहता है कि हाँ ठीक है, ये तो व्यक्ति है, व्यक्ति का अपना व्यवसाय है, व्यक्ति का अपना अर्थार्जन है, वह स्वयं तय कर सकता है, यह उसका अधिकार है। अर्थ केंद्रीय व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ हाँ पैसे कमाने के लिए कोई कुछ भी करे, केवल कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, इतना ही हम कह सकते हैं। और कानून भी धर्म अथवा नैतिकता की रक्षा करने वाला या धर्म के अनुकूल ऐसा होना अनिवार्य तो नहीं है। इसलिए धर्म केंद्रीय दृष्टि का कोई स्थान नहीं रहता है, नैतिकता का कोई स्थान नहीं रहता है। व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का अर्थार्जन, यही बातें प्रमुख हो जाती हैं। पाश्चात्य अर्थशास्त्र का एक सूत्र है, इकोनॉमिक्स हैज़ नथिंग टू डू विथ एथिक्स। अर्थशास्त्र का नीति शास्त्र के साथ कोई संबंध ही नहीं है, वह नीति निरपेक्ष है। जैसे आज धर्मनिरपेक्षता की बात कितनी सहजता से बोली जाती है, वैसे ही नीति निरपेक्षता ये भी अर्थशास्त्र का आधारभूत सूत्र बन गया है। परंतु भारतीय अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। अर्थार्जन अथवा अर्थक्षेत्र नीति निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, कानून स्वयं भी नीति और धर्म के निरपेक्ष नहीं हो सकता। आज ऐसा है। इसलिए क्या होता है, देश को अन्न की आवश्यकता है, परंतु मेरी कमाई कपास की खेती में है, तो फिर मैं कपास ही उगाऊंगी। क्यों? अनाज उगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। समाज को जैविक खाद से बने हुए उगे हुए फल, सब्जी, अनाज की आवश्यकता है। मेरा लाभ रासायनिक खाद से है, तो फिर मैं रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकता हूँ। मुझे इसमें मना करने वाला कौन है? और ये तो अधिकार है, ये मेरी स्वतंत्रता है। नीति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, खाने वाले का क्या होता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अनाज ज़्यादा उगाना, इस लक्ष्य को रखने का अधिकार है। ऐसी सोच बन जाती है, ऐसी मानसिकता बन जाती है। इसलिए गन्ना, तंबाकू, नील, कपास आदि कैश क्रॉप्स की बात होती है। हमारी व्यवस्था में ऐसा समाज निरपेक्ष, उपभोक्ता निरपेक्ष, नीति निरपेक्ष, केवल कमाई करने वाले की दृष्टि से लाभ करने वाला ऐसा कोई भी व्यवसाय चलता नहीं था, मान्य नहीं होता था। ये तो केवल अनाज की, खाद्य पदार्थों की बात हुई। मसाले बनाना ये भी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत ही है। प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग ये भी खाद्य पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है। परंतु सिंथेटिक वस्त्रों का उत्पादन करना ये भी प्रदूषण और
अस्वास्थ्य निर्माण करने वाला ही है। प्लास्टिक का उत्पादन करना वह भी ऐसी ही बात है। अनेक प्रकार से मशीनों का उपयोग करके खाद्य पदार्थ बनाना, ये भी यही है। तो हम देखते हैं कि अर्थ केंद्री और व्यक्ति केंद्री समाज रचना में पश्चिम की अर्थशास्त्र की परिभाषा का स्वीकार करने में हम संस्कृति, समृद्धि, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि सबका नाश करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका विचार करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रोडक्शन करने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें से बहुत बड़े पैमाने पर रसायनों का उपयोग जब होता है और ऐसे पदार्थों की निर्मित होती है कि उपभोक्ता का स्वास्थ्य ही खतरे में पड़ जाता है और गंगा जैसी नदियों का पानी भी प्रदूषित हो जाता है, तब हम इस दृष्टि को क्या कहेंगे, इस विचार को क्या कहेंगे, इस व्यवहार को क्या कहेंगे, ऐसे अर्थार्जन को क्या कहेंगे? आज इसका कोई दोष निकालने वाला ही नहीं है। कानून के कितने भी प्रतिबंध होते हैं, लेकिन कानून का पालन प्रामाणिकता से और धर्म बुद्धि से करना, ये भी तो कोई कहता नहीं है। कानून में पकड़े नहीं जाना, ये हमारा लक्ष्य होता है। कानून के विरुद्ध आचरण करने में पकड़े जाने पर यदि दंड का प्रावधान है तो दंड चुका देना, सजा काट लेना। करते हैं उसमें कुछ लज्जा, संकोच, अधर्म आदि का तो मानस नहीं बनता है। इसलिए सजा काट दो, हिसाब पूरा हो गया, दंड चुका दो, हिसाब पूरा हो गया। कानून में न पकड़े जाओ तो बुद्धिमान माने जाओगे। ये विपरीत बुद्धि है, उसके बारे में विचार करने की किसी की जिम्मेदारी ये अर्थशास्त्र मानता ही नहीं है। तो गंगा के किनारे जो सारे कारखाने हैं, उनमें से जो रसायन युक्त कचरे की निकासी होती है, उसी से तो गंगा का पानी प्रदूषित हो जाता है। अब गंगा जैसी सारे अशुद्धि को दूर करके सादे पानी को शुद्ध बनाने वाली नदी का पानी ही हम प्रदूषित कर देते हैं, तो इसको तो विनाशक उत्पादन प्रवृत्ति मानना चाहिए। ये विनाशक अर्थशास्त्र है, ये अधर्म युक्त अर्थार्जन की पद्धति है। भारतीय अर्थशास्त्र ऐसे नीति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाज निरपेक्ष उत्पादन को मान्यता नहीं देता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि उत्पादन की व्यवस्था कैसे करना, उत्पादन के पदार्थ कौन से होंगे जिन उत्पादनों से ये तीनों बातें हैं, स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वतंत्रता, इनका नाश होता है। ऐसे पदार्थों के उत्पादन की अनुमति व्यवस्था ने नहीं देनी चाहिए, शासन व्यवस्था ने नहीं देनी चाहिए। ये तो भारतीय अर्थशास्त्र का व्यवस्थात्मक सूत्र है। पूर्व में हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था का अच्छी तरह से संचालन हो सके, इसलिए भारतीय समाज में एक ग्राम को समाज की आर्थिक इकाई माना गया। जहाँ तक बुद्धि विकास, मनोविकास, शारीरिक विकास आदि का प्रश्न है, तब व्यक्ति एक इकाई है। जहाँ सामाजिकता, संस्कार, उत्सव, पर्व, परंपरा आदि का निर्वाह करना है, तो इसकी इकाई कुटुंब को माना गया, वह सामाजिक इकाई है।
परंतु जहाँ अर्थव्यवस्था का विचार किया गया, समृद्धि का विचार किया गया, उत्पादन का, विपुल मात्रा में उत्पादन का विचार किया गया और सब की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, इसलिए अर्थार्जन करना है, इसलिए उत्पादन करना है, इसका विचार किया गया, तब ग्राम को इकाई माना गया। ग्राम हमारी आर्थिक इकाई है। आज तो ग्राम की परिभाषा क्या है इसको हम अच्छी तरह से जानते ही नहीं हैं। हमने गांव को जनसंख्या के साथ जोड़ दिया है। ये जनसंख्या के साथ जुड़ी जाने वाली इकाई नहीं है, ये उत्पादन की प्रवृत्ति को लेकर, उत्पादन व्यवस्था को लेकर संपूर्ण समाज को अभाव मुक्त रखने के लिए जो चाहिए वो सबको प्राप्त हो जाए, इसलिए जो उत्पादन करना है, इसलिए जो समृद्धि का सृजन करना है, उस व्यवस्था की इकाई ग्राम है। तो ग्राम को आर्थिक इकाई के रूप में, कुटुंब को उस इकाई का एक अंग मानकर, व्यक्ति को उस कुटुंब का अंग मानकर जो अर्थव्यवस्था की जाती है, वह भारतीय अर्थशास्त्र का एक तत्व है। हमें आज इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पहले तो बुद्धिपूर्वक इस व्यवस्था का आकलन करना चाहिए। धर्म बुद्धि इसका आधार होना चाहिए और फिर कानून, मानस और व्यक्तियों की दृष्टि, व्यक्ति केंद्रीय और अर्थ केंद्रीय दृष्टि का पर्याय आदि सारी बातों का विकल्प, व्यक्ति केंद्रीय और अर्थ केंद्रीय दृष्टि का विकल्प, इसमें परिवर्तन आदि सारी बातों का विचार हमें करना चाहिए। यही हमको समृद्धि के मार्ग पर आगे ले जाएगा, यही हमारे लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज अभी इतना ही, आगे विचार अगले अध्याय में करेंगे। तब तक नमस्कार।